नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अविनाश जीएस एकेडमी। दोस्तों, आज ये हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का 11th लेक्चर है और आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने इकोलॉजी और इकोसिस्टम को पूरी तरीके से उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम नए चैप्टर बायोडाइवर्सिटी को स्टार्ट कर रहे हैं और आज के वीडियो में दोस्तों जो जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है जैव विविधता, जैव विविधता से संबंधित उसको मापने के और जैव विविधता के संबंधित कुछ सिद्धांत और जैव विविधता से संबंधित कुछ तथ्य। ये दोस्तों आज हमारा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का पार्ट 1 है। मुझे उम्मीद है कि ये 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा मार्क्स को गेन करा सकता है ना, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटा है और चीजें बहुत आसान है। इसके भी बेटा दोनों ही, चाहे यूपीपीएसएस में ले लिए यूपीएससी में ले लिए, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपको बहुत ही कम मेहनत में बहुत छोटे सिलेबस में ज्यादा मार्क्स गेन करा देता है। इसलिए मैंने सबसे पहले एनवायरनमेंट को, इस सीरीज को पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, आइए बायोडाइवर्सिटी की स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आइए समझते हैं सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है। सर्वप्रथम 1968 में अपनी बुक ए डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री में एक रेमंड एफ डॉसमैन, ठीक है, इनका नाम क्या था, रेमंड एफ डॉसमैन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए कुछ संबंधित फैक्ट जान लीजिए। खासकर ये फैक्ट जाते हुए बहुत डायरेक्ट आ जाता है स्टेटमेंट के रूप में, यूपीएससी में भी आता है और यूपीपीएससी में तो आता ही आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। तो क्या बोला इसमें, सर्वप्रथम 1968 में अपनी एक बुक जिसका नाम था ए डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री, वो किसकी बुक थी, रेमंड एफ डॉसमैन ने। वहां पे सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। बेटा बायोडाइवर्सिटी के पहले प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद में डब्ल्यू ओ रॉसन, कौन, डब्ल्यू ओ रॉसन ने इस शब्द को परिवर्तित किया, यानी कुछ मॉडिफाई करके सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, सबसे पहले जो शब्द प्रयोग हुआ था वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर उसमें डब्ल्यू ओ रॉसन ने कुछ मॉडिफिकेशन करके सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक के रूप में माना जाता है, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, जो लिखे बेटा जनक है तो कौन है, एडवर्ड ओ विल्सन, जैव विविधता की। ठीक है, कोई डायरेक्ट चीजें इसको तैयार देख लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट के ऊपर बेटा क्योंकि 3-4 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, उसमें एक स्टेटमेंट ये फैक्ट का डाल देंगे और फिर आपको अगर वो चीज नहीं पता तो नहीं पता है, फिर आपको खेलना पड़ता है वहां पे। ठीक है, आइए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियों, आनुवांशिकता तथा पारिस्थितिक विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र बेटा, किसी भी इकोसिस्टम में, जैसे कि सिस्टम में पहले चैप्टर कंप्लीट आपको मालूम हो गया बात हो रही है, तो किसी क्षेत्र में पाए जाने जीवों की प्रजातियां, जीव की प्रजातियां होती है, प्रजातियां मैंने आपको बताया प्रजाति क्या होती है ना, ऐसी प्रजातियां जो आपस में प्रजनन कर सके। ठीक है, और उससे प्रजनन करके एक अपनी संतान उत्पत्ति कर सके, देखने सुनने में एक जैसे होते हैं, तो एक सेम क्या कहते हैं, सेम प्रजाति, जैसे कि मानो एक प्रजाति है। ठीक है, तो जीवों की एक प्रजाति, उसकी आनुवंशिकता तथा पारिस्थितिक विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, इन सब में जितना क्या कहते हैं विविधता आती है, प्रजातियों आनुवंशिकता और पारिस्थितिक विविधता को लेकर उसे हम जैव विविधता कहते हैं। ओके, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किस तारीख डेट याद रखिएगा, खासकर फैक्ट ये यूपीपीसीएस और आरओआर एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं इसका महत्व क्या क्या है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन रखता है। बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा मैंने पहले जैसे चैप्टर में आपको समझाया था, क्योंकि ये जो संख्या होती है प्रजातियों की, अन्य प्रजातियों सबकी मिलके अगर वो कम जाता होगी तो उससे क्या कहते हैं इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो वहां के पर्यावरण का संतुलन खत्म हो जाएगा अगर ये बायोडाइवर्सिटी कम ज्यादा होगी। ठीक है, मैंने बताया था आपको कैसे कैसे वर्क करता है ना, तो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखता है। दूसरी बात, भोजन, औषधि और संसाधन तैयार करता है। इकोसिस्टम से हमारे लिए नेचर हमारे सबसे जरूरी काम क्या करता है, ये हमें भोजन देता है। बेटा हम लोग क्योंकि डिपेंडेंट है भोजन के लिए, हम लोग डाइट कुछ कहते नहीं, वो नहीं कर सकते हैं ना, भोजन मिलता है हम लोग, गेहूं चावल ये सब कैसे मिलता है ना, नेचर से मिलता है, तो उसी लिए डिपेंडेंट है। तो हमें भोजन, औषधि यानी दवाओं के भी, और संसाधन को कहती है जल, पानी, टेम्परेचर, है ना, सब ये वातावरण है, पर्यावरण है। ठीक है, तो ये हमें भोजन, औषधीय संसाधन प्रदान करता है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है। तीसरा क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा रखता है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ या इन सब चीजें होती है तो उससे काफी हद तक हमको बचाता है। जब बेटा बहुत ही ज्यादा आ जाता है वो तो बात अलग है, कोशिश नेचर का ही रहता है वो हमको उस चीजों से बचा के रखे। ठीक है, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व, आर्थिक है बेटा हम उसको करते हैं, जैसे इकोसिस्टम है, अगर मछली पालन करते हैं, इस तरीके सिस्टम है ना, बताया था मैंने, क्या कहते हैं जब हम लोग मेरीन इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसका आर्थिक और सांस्कृतिक क्या कहते हैं महत्व, सांस्कृतिक महत्व भी इसी तरह से है ना, क्योंकि हम लोग पर्यटन के लिए भी इसको यूज करते हैं, है ना, बहुत अच्छी जगहों पे
जाते हैं तो वहाँ पे कभी बीच होता है, इकोसिस्टम होता है, वहाँ जाके देखते हैं तो वो पर्यटक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी इसका होता है। इंपॉर्टेंट बेटर चीजें इस तरह से स्टेटमेंट आ जाते हैं। अब इसको खतरा किन किन चीजों से है? सबसे पहले बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है प्रदूषण, है ना? जो पॉल्यूशन आजकल देख रहे हैं हमारे, क्या कहते हैं, इंडिया में कितना ज्यादा है। दिल्ली की आप स्थिति को जान ही रहे होंगे अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, है ना? तो कितनी ज्यादा बुरी स्थिति है। तो ये हमारे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, हमारी जैव विविधता को नुकसान। अगर प्रदूषण बढ़ जाता है तो हमारे, कहते हैं, उनकी जो संख्या घटने लगती है, जीवों की कम ज्यादा होती है, तो उससे जैव विविधता पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है, वो खत्म होने लगता है ना? क्योंकि भाई जीव और पेड़ पौधे जब मरने लगेंगे, इकोसिस्टम खराब होगा, जैव विविधता ऑलरेडी कम हो जाएगी, है कि नहीं? फिर दूसरा क्या है, जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई से बेटा बहुत होता है, जंगल कटाए रहेंगे, जीव जंतु वहां नहीं रहेंगे, वहां से उनका हैबिटेट यानी कि उनका जो पर्यावरण है उनका वो खत्म हो जाए, उनके घर टूट जाएंगे, तो वो कहाँ रहेंगे? इस तरह से जैव विविधता से बहुत सबसे ज्यादा पॉल्यूशन और से भी ज्यादा जो जंगलों की कटाई है उससे नुकसान होता है, क्योंकि वो जानवर फिर कहाँ रहेंगे, है ना? वो उनका तो होम है, उनका घर है। बेटा तीसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो जीवों को दिक्कत होती है ना? तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका, कहते हैं, उनको अपना जगह छोड़ के माइग्रेट करना पड़ता है, दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है ना? उनका जो अपना मेन घर है, जो उनका मूल रूप से स्थान है रहने का, वो चेंज हो जाता है, जिससे उनको उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उससे क्या कहते हैं, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है ना? उससे इकोसिस्टम बिगड़ता है और बायोडाइवर्सिटी भी कम हो जाती है, ठीक है? सब बेटा देखो एक दूसरे चीजें मिली हुई है ना? तो क्या क्या थे, मैं तो क्या कहते हैं, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखता है, भोजन औषधि और संसाधन को हमें प्रदान करता है, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा रखता है और आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व है। खतरे क्या क्या है? प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन। इन कारणों से प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और यदि विविधता कम होती है तो इंसानों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? अगर ये जैव विविधता कम होती है तो इंसानों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग भी उन पे ही डिपेंडेंट है। मैंने बोला ना, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन, वेजिटेरियन तो दाल और ये सब चीजों की जो उपजाऊ चीजें वो हमें मिलना कम हो जाएंगी, ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, और जानवर भी कम हो जाएंगे, ठीक है, कि उन्हीं के थ्रू क्या कहते हैं वो चीजें फैलती हैं, हम लोग उससे जाते यूज करते हैं, है ना, खेती में। आइए देखते हैं अब इनके, देखिए प्रकार क्या क्या है, जैव विविधता के प्रकार। ये बेटा मुख्यतः जैव विविधता 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है प्रजाति विविधता यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी। आइए देखते क्या है। इसी क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या एवं उसके प्रकार, इसे वास्तविक जैव विविधता भी कहते हैं। बेटा जैसे किसी क्षेत्र में, है ना, किसी छोटे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लोकल स्थान की, है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी शहर में रह रहे हैं तो वहां की बात कर रहे हैं, या किसी पूरे एरिया, मान लीजिए किसी, क्या कहते हैं, पार्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी एक शहर की बात कर रहे हैं, पूरे एक एरिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग, किसी जंगल, मान लीजिए पर्टिकुलर एक जंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे विभिन्न प्रजातियां, शेर भी है, भालू भी है, हाथी भी है ना, मधुमक्खियां भी हैं। तो जो एक ही क्षेत्र में जब अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, उनकी संख्या और उनके प्रकार में डिफरेंस जो होते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पीसीज, है ना। अलग अलग प्रजातियां एक लोकल स्थान में जब पाई जाती है उसे हम कहते हैं जैव विविधता, ठीक है। और इसे हम वास्तविक जैव विविधता कहते हैं। जो बेटा वास्तविक जैव विविधता वो यही है, जैव माने जीव, विविधता माने डिफरेंसेस, यानी बहुत ज्यादा जो उसमें डिफरेंसेस आता है जीवों में, वही जैव विविधता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर, जैसे कि देखो जंगल में शेर, हाथी, हिरण सब, है ना, ये एग्जांपल हो गया। तो एक ही जंगल में एक छोटे स्थान पे, पर्टिकुलर स्थान पे अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज का होना ही जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। उनकी संख्या और उनके प्रकार, कि कितने प्रकार के जानवर हैं, जीव हैं, और कितनी उनकी संख्या है, ओके। फिर देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा अनुवांशिक, जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही प्रजाति के अंदर पाए जाने वाली अलग अलग विशेषताएं। अब बेटा वहां क्या था कि एक स्थान पे पाए जाने वाली डिफरेंट प्रजातियां, ठीक है, एक ही स्थान पे पाए जाने डिफरेंट प्रजातियों को कहते हैं प्रजाति विविधता। अनुवांशिक क्या है, एक ही प्रजाति के अंदर पाए जाने वाली अलग विशेषताएं। जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं, एक इंसान है ना, एक प्रजाति एक इंसान हो गई, यानी कि मानव, तो मानव के अंदर भी कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है ना। ये कहते हैं डिफरेंस है, अलग अलग, मतलब उनके समरूपता में अलग अलग पाए, एक ही प्रजाति के अंदर पाए जाने अलग अलग विशेषताएं, ठीक है, उनकी अलग विशेषताएं। जैसे उदाहरण के लिए एक आम, हाँ देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आम की अलग अलग किस्में थी। आम तो एक प्रजाति है, ये आम में भी अलग अलग होती है, एक दशहरी आम होता है, एक लंगड़ा आम होता है, एक फजली आम होता है, ठीक है। आपके आप जहाँ जहाँ रहते होंगे वहां कुछ डिफरेंट नाम होंगे, है ना, वहां कुछ और तरह के आम पाए जाते होंगे, ठीक है। आम परी और डिफरेंट पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, आप समझ रहे हैं ना। कि एक ही प्रजाति के अंदर पाए जाने वाले जो अलग अलग विशेषताएं हैं एक ही प्रजाति में, एक प्रजाति को मैंने डेफिनेशन क्या होती है, जो एक ही प्रजाति जो आपस में प्रजनन कर सके, अपनी संतान पैदा कर सके और देखने सुनने में एक जैसी होती है, ठीक है। तो एक ही प्रजाति के अंदर जो अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है उसे हम अनुवांशिक विविधता कहते हैं, यानी कि उनके अनुशासन जो लक्षण है वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, अनुवांशिक लक्षण डिफरेंट हो जाते हैं एक ही प्रजाति में। आइए फिर पारिस्थितिक विविधता क्या है। अब पारिस्थितिक विविधता तीसरा है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र,
है ना। अब देखिए बहुत बड़ा जैसे मान लीजिए भारत एक बहुत बड़े लेवल पे अगर इसमें हम जब हम देखने लगते हैं पारिस्थितिक विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब जैसे पूरा इंडिया है, मान लीजिए भारत है ना, तो वहाँ डिफरेंट बहुत क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र है। अब जैसे एक हिमालयन क्षेत्र है, वहाँ बहुत ठंडा है, तो वहाँ भी इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। फिर एक कहता है आपका पश्चिमी क्या कहते हैं क्षेत्र है, पश्चिमी तट है भारत का, तो वहाँ का बिल्कुल डिफरेंट क्या कहते हैं आपका इकोसिस्टम है ना। फिर रेगिस्तान है, उसका एक डिफरेंट इकोसिस्टम है। फिर एक क्या कहते हैं मैदानी भाग है, वहाँ का बिल्कुल बिल्कुल डाइवर्सिटी मतलब सॉरी इकोसिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरह के अलग अलग इकोसिस्टम में डिफरेंसेस पाए जाते हैं ना, विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है। तो इसे ही हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में जो भिन्नताएं हैं। जैसे कि जंगल, देखिए जंगल की अलग होती है, रेगिस्तान की अलग है, समुद्र की अलग है, तीनों सब कुछ यही है होगा आपस में ही थोड़े थोड़े दूरों पे, है ना, थोड़े थोड़े पर्टिकुलर जगह चेंज होने के लिए उनमें आपस में जो विभिन्नताएं हैं उसी इकोसिस्टम में, वही हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। और इंडिया को तो बेटा आप लोग जानते ही, वैसे भी हम लोग का जो इंडिया भारत देश है वो डाइवर्सिटी कंट्री है, इतना डाइवर्स कंट्री है, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के कल्चर, विभिन्न प्रकार के क्या कहते हैं रिलीजन, है ना। हम लोग को तो वैसे भी इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं एनवायरमेंट पाया जाता है, थोड़े थोड़े किलोमीटर जाने पर चीजें बदल जाती है, बोलियां बदलती है। हमारा देश वैसे इतना महान और इतनी डाइवर्स है ना। आइए देखते हैं अब क्या है। हाँ, अब इसका कुछ निष्कर्ष बेटा देखो कि इन तीनों से हमें किसी भी पारितंत्र की जीव की प्रचुरता यानी कि कितने जीव की वहां ज्यादा संख्या पाई जा रही है, जीव का वितरण, समानता, उत्पन्न आयतन, अनेक आवास और जीवन शैली का अध्ययन हम इनसे कर सकते हैं बेटा। जिस तरह की ये है ना तीन तरह के, ठीक है, क्या कहते हैं प्रजाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, अनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी, और पारिस्थितिक विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इन तीनों से निकलता है कि हम किसी भी पारितंत्र की यानी किसी भी इकोसिस्टम की जैव प्रचुरता, उनका वितरण, समानता, उत्पन्न आयतन, उनके अनेक आवास, उनकी जीवन शैली जीवों की का हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, इन तीनों के साथ। और जाहिर सी बात है भाई, किसी इसमें करेंगे तो उसकी जीव की प्रचुरता होगी, वहाँ कितने नंबर है ना, वहाँ की रिचनेस क्या है, बायोडिजनेस क्या है, उसका वितरण कितने जगहों पे फैला हुआ है, कितने दूर तक, समानता उनमें क्या क्या समानता है, उत्पन्न आयतन किस आयतन में वो उत्पन्न हो रहे हैं, कम है, ज्यादा है, छोटे हैं, बड़े हैं, है ना, अनेक कितने डिफरेंट टाइप के आवास है, उनके आवास क्या क्या, हैबिटेट क्या क्या, उनकी जीवन शैली क्या क्या है, इन सबका अध्ययन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। किस चीज के थ्रू, इन तीनों के थ्रू, पारिस्थितिक विविधता, अनुवांशिक विविधता और प्रजाति विविधता। आइए देखते हैं अब क्या है जैव विविधता का मापन। अब बेटा जैव विविधता को हम मेजर कैसे करते हैं, है ना, उस तरीके से हम उसको सिर्फ अध्ययन करते हैं, अब इसको मेजर कैसे करते हैं, माप कैसे कर सकते हैं इसे, है ना, कंक्लूजन निकलता होगा ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रजाति समृद्धि, इससे एक है टूल है आपका, है ना, एक माप करने की विधि है जो कि स्पीशीज इसे कहते हैं, स्पीशीज रिचनेस। आइए देखते हैं ये क्या है। किसी पारिस्थितिक क्षेत्र या किसी विशेष भूभाग में पाई जाने वाली कुछ अलग अलग प्रजातियां, स्पीशीज की संख्या गणना को प्रजाति समृद्धि कहते हैं। अब समृद्धि का मतलब रिचनेस, है ना, जैसे यहाँ पे वर्ड है ये देखिए आया हुआ था ना, जीव प्रचुरता, वही चीज है बेटा, प्रजाति समृद्धि यानी कि रिचनेस, ठीक है। तो क्या है पारिस्थितिक तंत्र में ये किसी भूभाग में इकोसिस्टम में पाए जाने वाली कुल अलग अलग प्रजाति, मतलब डिफरेंट टाइप की कितनी ज्यादा प्रजातियां हैं, उनकी संख्या, ठीक है, कैसे मेजर कराता है, गणना करी जाती है, प्रजाति समृद्धि, है ना, उसके थ्रू को जाना जाता है, इसे प्रजाति समृद्धि कहते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये बेटा आ जाती है स्टेटमेंट पीसीएस से। आजकल जानते हैं आपका यूपीपीएससी का एग्जाम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डायनेमिक हो गया है ना, अब स्टैटिक चीजें बहुत ज्यादा नहीं होती, तो आपको इसी तरह के स्टेटमेंट मिलेंगे। और एक कहते हैं एनवायरमेंट सर्वे बहुत अच्छा होता है आपके मार्क्स गेन कराने के लिए ना, इसलिए बहुत डिटेल में पढ़िएगा, मैं आपको बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे से डीप में जाके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, जो जो चीजें मैंने पढ़ाया है। देखिए ध्यान रहे क्या है, ये केवल संख्या बताती है, ये नहीं बताता कि कौन सी प्रजाति कितनी अधिक है या कितनी कम है, ठीक है। किस कौन क्या चीज नहीं बताती, प्रजाति समृद्धि यानी कि स्पीशीज रिचनेस है, जो ये टूल है, ये माप करने का जो विधि है, ये सिर्फ संख्या को बताती है, ये नहीं बताती कौन सी प्रजाति कितनी है या कितनी कम है, ठीक है। कौन किससे कम है मतलब कंपेरिजन नहीं करता, सिर्फ ये क्या कहते हैं सिर्फ संख्या बताता है कि भाई वहां पे हाथी 12 है, वहां पे क्या कहते हैं शेर 10 है और चूहे 15 है, ठीक है। देखिए मैंने उदाहरण दिया है, माना दो जंगल है, ठीक है, एक ए में 10 स्पीसीज है, ठीक है, 10 प्रजातियां, बी में 20 यानी कि 20 प्रजातियां, तो बी की स्पीसीज रिचनेस ज्यादा हो गई, देखो आपने उसने ये बता दिया कि बी स्पीसीज ज्यादा हो गई, लेकिन ये नहीं बताया कि वो उससे कितनी अधिक है, ठीक है ना, बस ये इसने बताया कि उसकी 10 उसकी 20 है, इसकी ज्यादा है, बी की ज्यादा है, बात खत्म हो गई। अब ये नहीं मालूम कि ए वाले के कितने हाथी थे, इससे कितने कम हुए, दोनों में कंपैरिजन कम ज्यादा नहीं बताता, ठीक है, सिर्फ वहां की संख्या देखिए वहां की रिचनेस बता देता है, ओके। अब दूसरी क्या है बेटा, दूसरी है प्रजाति समरूपता यानी कि इसे कहते हैं स्पीसीज इवनेस। अब ये क्या है, किसी क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों के मध्य उनका वितरण कितना समान है। अब ये देखिए कंपैरिजन बता रहा है, क्या है विभिन्न प्रजातियों में, अब जैसे हाथी घोड़ा जितने भी हैं वहां पे, शेर जंगल में और भी जीव पेड़ पौधे हैं, उन और दूसरे क्या कैसे क्षेत्र में मौजूद उनके मध्य का वितरण कितना समान है, मतलब वो कितने हैं और ये कितने हैं, ठीक है, सरल शब्दों में समझिए।
ये बताता है कि सभी प्रजातियां लगभग बराबर संख्या में हैं या कोई एक प्रजाति बहुत ज्यादा है या एक बहुत ज्यादा कम है। वो से बेटा कम ज्यादा नहीं बता रहा, उसकी संख्या बता रहा था, ये आपको कंपेरिजन करके बता रहे हैं कौन कितना समान है, उससे कम है, कौन कितना ज्यादा है। ठीक है, इसे कहते हैं स्पीसीज एविडेंस। उदाहरण देखिए कि माना दो जंगल हैं, ए में 4 प्रजातियां हैं, हर प्रजाति में 20-20 जीव हैं। 4 प्रजाति में हाथी, घोड़ा, क्या कहते हैं, बंदर और एक शेर ले लिया है ना, तो हर चारों के 20-20 जीव हैं, मतलब एक ही प्रजाति के 20-20 क्या कहते हैं जीव है ना, यहाँ तो यानी कि समान वितरण है। ओके, फिर एक दूसरा है, यहाँ भी 4 प्रजातियां, लेकिन किसी एक प्रजाति की 90, जो मान लीजिए जो मान लीजिए क्या कहते हैं जो हिरन है, तो एक प्रजाति के 90 हैं, लेकिन बाकी शेर और हाथी है वो 5 ही 5 है, यानी कि यहाँ असमान वितरण है। ठीक है, ये देखिए इसने कंपेयर करके बता दिया, इसका यही काम है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं, जहाँ एक जंगल में देखिए कम है तो उसके सारे 20-20 जीव हैं तो वो बराबर है, इसलिए वहां पे समान वितरण है, और दूसरे में देखिए प्रजाति के 90 जीव है और बाकी के 5 ही 5 है, तो ये असमान वितरण है। ठीक है, ये क्या कंपेयर करके बताता है, इसे क्या कहते हैं, प्रजाति समरूपता, यानी कि स्पीसीज इवनेस। ओके, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। फिर बेटा देखिए, आर.एच. विटकर ने एक थे, क्या कहते हैं जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने अल्फा बीटा गामा क्या कहते हैं विविधता एक इन्होंने माप का है ना टूल बनाया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से और अंदर इसमें क्या कहते हैं माप सकते हैं क्या कहते हैं किसी भी जैव विविधता को। आइए देखते हैं क्या है। आर.एच. विटकर ने, है ना, विटकर ने पारिस्थितिकी के आकलन के लिए आंतरिक बाहरी विभिन्नताओं को समझने के लिए जैव विविधता के 3 माप प्रस्तुत किए। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया बेटा, आर.एच. विटकर। याद रखिएगा, पीसीएससी के लिए तो डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, आर ओ यूपीपीसीएस लोअर पीसीएस आर जितनी अपकमिंग वैकेंसीज है। आइए देखते हैं, और जो 3 जैव विविधता के 3 माप प्रस्तुत करने के 3 माप है वो कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा, यानी अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। आइए देखते हैं पहला क्या है, अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी बेटा दोस्तों क्या है, अल्फा डाइवर्सिटी दोस्तों ये है कि एक ही क्षेत्र पारितंत्र में, मतलब किसी एक ही इकोसिस्टम में, एक ही पारिस्थितिक तंत्र में या किसी क्षेत्र में अंदर पाए जाने वाली प्रजातियों की विविधता अल्फा विविधता कहलाती है। ठीक है, विविधता प्रजातियों की, जैसे मान लीजिए एक जंगल है, छोटा जंगल ले लिया, वहीं पे हमने शेर देख लिया, वहीं पे हाथी देख लिया, वहीं पे भालू देख लिए, है ना, जीव देख लिए, पेड़ पौधे देख लिए, एक ही स्तर पे, सॉरी एक ही इकोसिस्टम में, एक ही पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है, मतलब ये कि एक स्थानीय स्तर की विविधता को प्रदर्शित करता है। ये प्रजाति समृद्धि और प्रजाति संख्या का आकलन भी करता है। प्रजाति की समृद्धि, वहां कितनी रिचनेस है, और प्रजाति की संख्या, दोनों का आकलन भी करता है, जिसे हम कहते हैं अल्फा विविधता। ठीक है, क्या कहता है, वो एक ही इकोसिस्टम में अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की विविधता वो अल्फा विविधता कहते हैं, जो मतलब स्थानीय स्तर की विविधता को ये प्रदर्शित करता है, और ये प्रजाति की समृद्धि और प्रजाति की संख्या का आकलन करता है। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल क्या है, किसी एक जंगल में यदि 40 प्रकार के पेड़ पौधे व जीव हैं, तो उस क्षेत्र की अल्फा विविधता 40 प्रजातियां हो गई। ठीक है, 40 प्रजातियां अगर बोल दिया गया तो अल्फा डाइवर्सिटी हो गई। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी वहां कितनी हुई, 40, अगर वहां पे 40 प्रकार के पेड़ पौधे जीव हैं, प्रजातियां हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक ही जंगल क्षेत्र, एक स्थानीय जगह पे। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया है। हम्म, अब आइए देखिए क्या है बीटा विविधता। बीटा विविधता बेटा क्या है, आइए देखिए, दो अलग अलग क्षेत्रों या किन्हीं दो पारितंत्रों के बीच जो प्रजातियों के अंतर को मापता है। अब देखिए वहां पे एक ही क्षेत्र था, एक ही इकोसिस्टम के अंदर विभिन्न प्रजातियों को कहते हैं हम लोग आकलन कर रहे थे, यहाँ पे दो अलग, है ना, दो अलग क्या कहते हैं इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के बीच में जो प्रजातियां हैं, जो डिफरेंस है, दोनों जो लगे हुए दो क्या कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र है, उनके बीच में जो प्रजातियों का अंतर मापते हैं। अंतर कह रहा है बेटा, देखिए दोनों को मिला के नहीं कह रहा, समझिएगा बात को, यहाँ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा, वर्ड से खेला जाता है बेटा यूपीएससी एग्जाम में। अंतर, दोनों प्रजातियों के अंतर को मापती है। आइए देखते समझाते हैं कैसे। मान लीजिए किसी जंगल में 40 प्रजातियां हैं, ठीक है, और किसी जंगल बी में प्रजातियां हैं, तो दोनों में मान लीजिए 20 प्रजातियां तो समान हो गई। ठीक है, लेकिन जो प्रजातियों में अंतर है, जो प्रजातियां समान नहीं, जैसे 40-20, इसमें बची बेटा 20, इसकी भी 20 प्रजातियां, इसमें बचे 30, यानी कि 20 और 30 जो अलग अलग प्रजातियां हैं, इसमें 30 हो गए, बी जंगल और ये जंगल में 20, जो अलग है 50 प्रजातियां अलग हो गई। वही बीटा विविधता को दर्शाता है ना, जो समान है उनको नहीं मैटर करता, जो लेकिन जो अंतर है, मतलब कि वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ठीक है ना, दोनों कहते हैं इकोसिस्टम में जो डिफरेंट प्रजातियां हैं, ये प्रजातियों का अंतर है, वही बीटा विविधता को दर्शाता है। ये बेटा याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। वो एक ही जगह पे था, एक ही इकोसिस्टम में अंदर विभिन्न प्रजातियों का क्या कहते हैं अंतर था, और ये दो डिफरेंट क्या कहते हैं क्षेत्रों में दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच प्रजातियों के अंतर को मापती है, मतलब सेम वाले नहीं, जो डिफरेंट है उनको मेजर करती है, वही बीटा विविधता दर्शाती है। ठीक है, आइए अब क्या है गामा डाइवर्सिटी। गामा विविधता किसी बड़े क्षेत्र या विभिन्न पारितंत्रों को आपस में जोड़कर उनकी समग्र प्रजाति विविधता का आकलन करना गामा विविधता कहलाता है। ठीक है, अब ये बेटा बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, आपने कोई बहुत बड़े भौगोलिक, मान लीजिए आपने पूरे उत्तर प्रदेश को ले लिया,
ठीक है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में बेटा बहुत विभिन्न बहुत ढेर सारे इकोसिस्टम होंगे, कहीं जली भी होगा, कहीं झरने का होगा, कहीं मैंग्रोव होगा, कहीं और इकोसिस्टम होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट घास का इकोसिस्टम होगा। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी अलग अलग इकोसिस्टम है यानी पारिस्थितिक तंत्र है, उन सबको आपस में जोड़ के उनकी जितनी भी प्रजातियां हैं, मान लीजिए हमने मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम्पल तौर मान लीजिए 10 मैंने मान लिया कि 10 इकोसिस्टम है, ठीक है, अब जली है, घास की है, मैरीन है, और भी सब कुछ को मिला के मान लीजिए 10 है। तो उन 10 के अंदर जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है, सबको जोड़ के अगर देखा जाए उनकी समर प्रजातियों की जो विविधता का आकलन करना है, उनमें समझ यानी कि 10 है, 10 के बीच में कितनी विविधता है प्रजातियों को लेके, ठीक है, तो वही गामा विविधता कहलाता है। ध्यान रखिएगा, है ना। उदाहरण के लिए अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए वन 20 प्रजाति है, मान लीजिए किसी उत्तर प्रदेश में 20 क्या कहते हैं पेड़ों की प्रजातियां हो, और झीलों की 5 प्रजातियां हो गई, और आर्द्र भूमि की 10 प्रजातियां हो गई, तो कुल प्रजातियां कितनी हुई बेटा 35। इसमें 35 गामा विविधता कहेंगे, है ना, 35 गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, आई होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या चीजें बेटा, 3 चीजें हो गई। अल्फा एक ही क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली प्रजातियों का डिफरेंस, बीटा दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में पाए जाने वाले प्रजातियों का डिफरेंस, और ये किसी बड़े क्षेत्र, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए सारे इकोसिस्टम को जोड़ के जो सारी प्रजातियों का कहते डिफरेंस है ना, अगर मतलब जान लिया जाए सारी अगर प्रजातियों की विविधता को जोड़ लिया जाए तो वो कुल मिला के गामा डाइवर्सिटी कहलाती है। आइए इन शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। अल्फा क्या है बेटा, स्थानीय स्तर की विविधता को दिखाता है, बीटा दो क्षेत्रों के बीच के अंतर को दिखाता है, और गामा एक बड़े क्षेत्र की कुल प्रजाति की विविधता को दिखाता है। ठीक है, देखिए बहुत शॉर्ट मैंने लिख भी दिया है, ये आपको एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहेगा। ओके, आइए अब बेटा कुछ बायोडाइवर्सिटी में कुछ कहते हैं सिद्धांत है, सीधे सीधे सिंपल सिंपल उनको समझ लेते हैं, है ना। ये स्पीसीज किस किस तरह की है, तो उनको समझने के लिए क्या क्या टर्म दिए रहते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले बेटा एक है इंडिकेटर स्पीसीज, जिसे सांकेतिक प्रजातियां भी कहा जाता है। आइए देखिए डेफिनेशन क्या है। एक ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति, अनुपस्थिति या संख्या में परिवर्तन से पर्यावरण की स्थिति का पता चलता है। यानी किसी इकोसिस्टम में मान लीजिए कहीं पे कुछ प्रजाति है, वो वहां से गायब हो गई या बहुत ज्यादा संख्या में हो गई, उसकी संख्या में जो भी परिवर्तन आता है उसके वहां के उसके पास के जो पर्यावरण इन्वायरमेंट है उसमें कहते हैं डिफरेंसेस आ जाते हैं, उस स्थिति का पता चल जाता है, ये पर्यावरण अच्छा है बुरा है, कम हो रहा घट रहा बढ़ रहा है, ठीक है ना, उस स्थिति का पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं उस स्पीसीज द्वारा, तो इसे हम कहते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। ये पर्यावरण की स्वच्छता को प्रतिबिंबित करता है, यानी पर्यावरण की स्वच्छता को दिखाता है, और उसमें परिवर्तन के प्रभावों को संकेत देता है, उसमें जो बेटा परिवर्तन हो रहे चेंजेस आ रहा है एनवायरमेंट में उसके प्रभावों को संकेत देता है। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आइए देखते हैं। जैसे उदाहरण मेढक, मेढक इंडिकेटर स्पीसीज क्या है, आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं, जल की गुणवत्ता और आवास परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। मान लीजिए वहां बहुत प्रदूषण हो गया, उनको जल उनके रहने लायक नहीं, वो बेटा ऊपर आ जाते हैं, फिर अंदर नहीं रह पाते, आवास परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं ना, कहीं दूसरी चले जाते हैं, संवेदनशील होते हैं, हैबिटेट खराब हो गया या गंदा हो गया, प्रदूषित हो गया, उससे चेंज आता है, तो पता चल जाता है कि यहाँ का जो एनवायरमेंट है बहुत गंदा हो गया है, ठीक है ना, अब यहाँ पे ये टिक नहीं पा रहे हैं। अब जैसे कि बेटा होती है स्टोन फ्लाई, ठीक है, स्टोन फ्लाई क्या होती है, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा का संकेत देती है। अगर स्टोन फ्लाई है वहां की संख्या क्या कहते हैं बहुत कम हो गई, घटने लगी, तो मान लीजिए वहां जो घुलित ऑक्सीजन थी उस जल में, है ना, वाटर के अंदर घुलित यानी डिजोल्व ऑक्सीजन, पिछले हमने चैप्टर में पढ़ा था, पिछले वाले जब चैप्टर लेक्चर पढ़ रहे थे, तो बेटा जो वहां की घुलित ऑक्सीजन यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका घटने लगता है, तो उसका संकेत दे देती है, यानी कि फ्लाई स्टोन कम होने लगता है वहां पे। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडिकेटर स्पीसीज, संकेतिक स्पीसीज यानी कि प्रजाति। अब बेटा दूसरी, हाँ इसमें दो और भी है, देखो सूचक प्रजातियां, एक मॉश है, ठीक है, मॉस यानी कि काई, ठीक है, और इसमें क्या ये हवा के प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन और मृदा की प्रकृति के सूचक होती है। मॉस क्या कहलाता है, हवा के पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जब होता है तो वहां क्या कहते हैं कम होने लेते हैं, और मृदा की प्रकृति सॉइल का जो नेचर होता है ना उसको सूचक होती है, सॉइल नेचर अच्छे नहीं है तो वहां से गायब होने लेता है, यानी वहां पे मॉस नहीं बन पाता है। ठीक है, मॉस यानी काई। अब ये होता है लाइकेन, ये बेटा ये लाइकेन नहीं है बेटा, ये लाइकेन है, ठीक है, ये या नहीं है, इसको या को हटा दीजिए, ठीक है, लाइकेन है, ठीक है, ये मुख्य रूप से हवा के प्रदूषण को सूचक होता है। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको याद रखिएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लाइकेन मॉस, ठीक है, मॉस किसी चीज करता है, एयर पॉल्यूशन करता है, और मृदा यानी सॉइल नेचर को भी बताता है, और लाइकेन है ये बेटा एयर पॉल्यूशन को सूचक होता है। ओके, अब आइए देखिए क्या है स्थानीय प्रजातियां यानी कि एंडेमिक स्पीसीज। परिभाषा, ये वो प्रजाति होती है जो केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है और दुनिया में कहीं भी स्वाभाविक रूप से नहीं पाई जाती है। इनका वितरण वितरण डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सीमित होता है। बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि एक ऐसी प्रजाति जो केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे पोलर बियर है, बेटा बियर बेटा पोलर बियर है, पोलर रीजन में ही पाया जाता है, वो कहीं और अब उसको लाके यहाँ गर्मी में नहीं रहेगा, रेगिस्तान में वो नहीं रह पाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, पोलर बियर वही रीजन में रह सकता है, पोलर रीजन में ही रह सकता है, वो आके ऐसा नहीं कि उसको राजस्थान में बैठा के रेगिस्तान में कह दो घूमो मजे लो, वो नहीं रह पाएगा, है ना, उसको बेचारा मर जाएगा या अपने आप को वहां पे ढाल नहीं पाएगा। तो इस तरह की प्रजातियां होती है जो एक स्पेसिफिक भौगोलिक क्षेत्र यानी कि ना विशेषिक भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है, और इसका बहुत सीमित होता है। बेटा जाहिर सी डिस्ट्रीब्यूशन जहां जितना पोलर रीजन होगा वहीं तो पोलर बियर रहेंगे, है ना, तो एक्वेटिक रीजन में तो आके नहीं रहने लगेंगे, है ना, विश्व के पास।
तो इसे कहते हैं स्थानिक प्रजातियां यानी कि एंडेमिक स्पीसीज, है ना। एग्जाम्पल क्या है, देखिए एशियाई शेर, ये मुख्य रूप से भारत के गिर नेशनल पार्क में ही पाए। अब जो एशियाई शेर एशियाटिक लॉयन है वो बेटा गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं, लेकिन हर जगह नहीं है, क्योंकि वो वहाँ का उनको एटमॉस्फेयर जो उनका पर्यावरण होगा उनको सूट करता है, ठीक है, हर जगह वो नहीं रह सकते। समझ गए ना, एक एंडेमिक यानी कि एक उसमें विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आक्रामक आक्रामक विदेशी प्रजाति, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, परिभाषा क्या है, वो प्रजाति जो किसी क्षेत्र की मूल प्रजाति नहीं होती है लेकिन बाहर से आकर तेजी से फैलकर स्थानीय जैव विविधता को, लोकल बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा देती है। इसे बेटा इसलिए आक्रामक कहते हैं क्योंकि ये कहते हैं नुकसान पहुंचाती है, और विदेशी यानी कि एलियन यानी कि इन्वेजिव, नुकसान पहुंचाने वाली आक्रामक विदेशी प्रजाति, ठीक है। ये देखते हैं क्या फिर इसने बोला, ऐसी प्रजाति जो किसी क्षेत्र की मूल प्रजाति नहीं होती है ना, ऐसे मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं, जो आपका एरिया होगा वहां की वो प्रजाति नहीं होती, बाहर की विदेशी प्रजाति है वो, लेकिन वहां आके आके तुरंत बहुत तेजी से फैलती है और वहां की लोकल बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा देती है, ठीक है। उदाहरण क्या है, उदाहरण है जलकुंभी, है ना, वाटर हाइसिनेथ, ये जल मार्गों को अवरुद्ध करती है और ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। अब देखिए वहां आती है जलकुंभी, बेटा वहां उसकी लोकल वो नहीं है ना, दूसरी जगह पे गई, वहां पर बहुत ज्यादा फैली, उसने वहां के जल मार्गों को अवरुद्ध कर दिया और ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर दिया। मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, ऑक्सीजन की मात्रा कैसे कम होती है, बहुत ज्यादा जलकुंभी बन जाएगी तो प्रकाश नहीं आ पाएगा, और अगर सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं पहुंचेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है वहां की डिजोल्व वाटर कम होने लगेगी, और क्या कहते हैं वहां पर नया ऑक्सीजन बन नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, इससे वहां के जीव मरने लगेंगे, है ना। तो ये क्या कहलाएगी, आक्रामक विदेशी जाति, एलियन, इनवेजिव एलियन स्पीसीज, ठीक है। अब एक इंजीनियर प्रजाति, इंजीनियरिंग स्पीसीज, देखिए क्या है, ये वो प्रजाति जो अपने व्यवहार और गतिविधियों से अपने पर्यावरण की भौतिक संरचना को बदल देती है, जिससे अन्य प्रजातियों को भी लाभ मिलता है। क्या करते हैं वो, अपने जो कार्य होता है, जो अपने कार्य व्यवहार है उससे वो अपने पर्यावरण की भौतिक संरचना यानी फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल देता है, जिससे अन्य प्रजातियों को लाभ मिलता है। कैसे, देखिए एशियाई हाथी, है ना, एशियन एलिफेंट, जो हाथी पेड़ गिराते हैं जिससे नए रास्ते बन जाते हैं, उससे बीज फैलते हैं, है ना, नए नए पेड़ लग जाते हैं, इससे जंगल की संरचना बदल जाती है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे पेड़ नहीं था, वो नहीं था, क्या कहते हैं कि पेड़ वेड़ नहीं थे, तो उन्होंने पेड़ को तोड़ा, उसको ले जाके फेंक दिया उन लकड़ियों को, तो वहां नए पेड़ उग गए, जिससे वहां की जंगल की संरचना बदल गई, वहां भी ढेर सारे पेड़ पौधे हो गए, है ना, और उससे अन्य जीवों को लाभ हुआ, क्योंकि वहां से उनको अन्य जीवों को पौधे सॉरी भोजन मिलता है, भोजन मिला, वहां बैठने लगे, ठीक है, तो और वहां पर संसाधन पहुंच गए और बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई, ठीक है, तो अन्य जीवों को लाभ पहुंचाते हैं और वहां के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं, नए रास्ते बन गए। जैसे मान लीजिए कोई पतली सी नहर है या उसमें से पेड़ लगा देते तो आने जाने क्रॉस करने का ब्रिज बन जाता है ना। इस तरीके से ये इंजीनियर होती है, यानी कि कुछ डेवलप कर देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं ना, फिजिकल स्ट्रक्चर को बदलते हैं, इसे कहते हैं इंजीनियर प्रजाति। फिर बेटा आती है वरीयता प्राप्त प्रजाति, यानी किसे कहते हैं प्रायोरिटीज स्पीसीज, है ना। देखिए क्या होता है, वो प्रजातियां जिन्हें संरक्षण के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये अत्यंत संकटग्रस्त, दुर्लभ और स्थानीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बेटा वो प्रजातियां जिनको सबसे पहले संरक्षण दिया जाता है, जैसे हमारे कोई एरिया होगा, आपको ऐसी प्रजाति होगी जो नष्ट हो रही होगी, है ना, क्या कहते हैं खत्म हो रही, संकटग्रस्त होगी, जल्दी दुर्लभ है, जल्दी दिखती नहीं हो, खत्म हो रही है, ठीक है, तो वो प्रजाति उनको संरक्षण के लिए एक विशेष प्राथमिकता दी जाती है, उनको सबसे पहले दिया जाता है, और इसलिए भी होता है क्योंकि वो बहुत अत्यंत इंपॉर्टेंट, स्थानीय रूप से, लोकल उस स्थान के रूप से बहुत अत्यंत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भी होती है, ठीक है। जैसे कि बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर क्या है, भारत में इसकी घटती संख्या के कारण इसकी संरक्षण का उच्च प्राथमिकता दी गई है बेटा, क्योंकि बंगाल टाइगर क्या कहते हैं आप, है ना, तो क्या कहते हैं वहां पे अपने जो बंगाल में ही टाइगर मोस्टली पाए जाते हैं, वहाँ की लोकल है ना, दुर्लभ स्थानीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है ना, वहाँ के भैया खत्म हो जाएंगे तो और जहाँ हिरन रहने की संख्या बढ़ जाएगी, जनगणना कर जाएगी तो वहाँ का जो फूड चेन है वो चेंज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, फूड चेंज करना बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी तो इकोसिस्टम पूरा नष्ट हो जाएगा, ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब बताया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसे वरीयता प्राप्त प्रजातियां कहते हैं, जिसको सबसे पहले बचाना रहता है वहां के मेन महत्वपूर्ण उस एरिया की ये प्रजाति होती है, ठीक है। फिर होती है बेटा आधारभूत प्रजाति, फाउंडेशन स्पीसीज, ये वे प्रजातियां जो किसी पारेतंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर, बेस यानी कि आधार को तैयार करती है, इसकी उपस्थिति बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियों को जीवित रहती है, बट एक तरीके से अम्ब्रेला क्या कहते हैं होती है, जिसकी एक वजह से दूसरे में बनती है, मैंने पिछले सब चीजों में आपको अम्ब्रेला स्पीसीज और बाकी सब स्पीसीज आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम लगभग वैसी जैसी है, ठीक है, अम्ब्रेला की तरह ये ऐसी प्रजाति इसी पायतन की संरचना और आधार को तैयार करती है, इसकी उपस्थिति से बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियां भी जीवित रहती है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे ये प्रजातियां पायतन की नींव की तरह काम करती हैं, यानी कि बेस की तरह। मैंग्रोव वन, अब जैसे ये प्रजाति मैंग्रोव वन एक प्रजाति है जो मिट्टी को बांधे रखती है, बेटा मिट्टी के कटाव को रोकती है, बहुत जोड़े रहती है, इसकी मिट्टी कटे ना, पानी में बहे ना, ठीक है, तट के कटाव से बचाते हैं और मछलियों के कीड़ों को आश्रय भी देती है, ठीक है। वो बहुत अच्छी बात होगी ना कि किसी परिस्थिति संरचना और आधार तैयार करती है जिससे उपस्थिति बड़ी संख्या में प्रजातियां
जीवित रहती है, ठीक है। और मैंग्रोव वन इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ओके, आइए अब एक बेटा टर्म आता है जैव संसाधन, बायो प्रोस्पेक्टिंग। आइए देखते हैं इसे क्या है। जब वैज्ञानिक पौधों, समुदायों और सूक्ष्म जीवों, प्राकृतिक स्रोतों से उपयोगी रसायन यानी कि दवा, एंटीबायोटिक, औद्योगिक एंजाइम और कृषि उपयोगी जीन खोजने की प्रक्रिया ही कहलाती है जैव संसाधन यानी प्रोस्पेक्टिंग। बेटा जो भी प्राकृतिक स्रोत है, जैसे मैं बताया ना कि हमको नेचर से संसाधन मिलते हैं, दवाएं मिलती है, औषधि मिलती है, मैंने पहले बताया। तो उसी तरह जब वैज्ञानिक पौधों, समुदाय या सूक्ष्म जीवों से, जो प्राकृतिक क्या कहते हैं स्रोत है हमारे, ठीक है, उनसे रसायन, दवा, एंटीबायोटिक, औद्योगिक एंजाइम, कृषि, जो उनसे खोजने की, उपयोगी जीन को खोजने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है बायो प्रोस्पेक्टिंग। उदाहरण के औषधि पौधे, जैसे नीम से कीटनाशक औषधि उत्पादन बनाए जाते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक उससे खोजबीन करते हैं, उससे निकलते हैं और हम लोगों को उससे फायदा होता है। तो यही प्रोसेस जो पूरा होता है ये क्या कहलाता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग। ओके, अब बेटा एक देखिए, एक है जैव चोरी, जिसे कहते हैं बेटा जैव जैव चोरी को कहते हैं बायो पायरेसी, ठीक है। आइए देखते हैं। किसी देश या स्थानीय आदिवासी समुदाय की जो जैव संपदा है या पारंपरिक ज्ञान का बिना अनुमति और बिना लाभ साझा किए, यानी कि बिना लालचा के व्यवसायिक उपयोग करना। जैसे मान लीजिए बेटा कोई है जंगल, आदिवासी जंगल में रहते हैं ना, उन लोगों की स्थानीय आदिवासी की उनकी जैव संपदा है, क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं, वो लोकल क्या कहते हैं वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, उस स्रोत है, उन्हीं से अपनी औषधि प्राप्त करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। उनका कुछ अपना पारंपरिक, उनका कुछ कल्चर है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो या उनका यूज कर ले, है ना, बिना उनके अनुमति से और बिना उसके प्रॉफिट उनको शेमाली माली यूज भी कर ले। तो बस मैंने कह दिया कि भाई तो वहां की लकड़ियां मुझे दे दीजिए, ठीक है, वहां के बहुत फायदेमंद है, उससे बहुत अच्छे अच्छे वो बन जाते हैं, तो उससे हम ले बिना पीछे, एक तो उनसे ले भी रहे हैं और फिर उनका जो प्रॉफिट है उनको कुछ दे भी नहीं रहे। भाई उनको देना चाहिए ना, क्योंकि उसमें उनका हक है, वहां के रहने वाले हैं, तो उनको हमें उनके बिना साझा किए उनको हम व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उनको लाभ भी नहीं दे रहे और बिना अनुमति यूज कर रहे हैं, तो उसी को चोरी कहते हैं, जैव चोरी, जैव चोरी जिसे कहते हैं बायो पायरेसी। विशेषता क्या है, आर्थिक प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक औषधि ज्ञान का अनुचित शोषण, शॉर्ट फॉर्म में उनके आर्थिक जो प्राकृतिक संसाधन है ना, नेचर सोर्स है, और जो पारंपरिक मैंने बोला ना कल्चर और पारंपरिक जो औषधि ज्ञान है उसका अनुचित हम लोग शोषण कर लेते हैं, ठीक है, वहां के रहने वालों को, लोकल का। जैसे क्या है कि बासमती चावल था, तो एक विदेशी कंपनी द्वारा उसके पेटेंट लेने का प्रयास किया गया था। भाई अब भाई बासमती चावल हमारे इंडिया में होता है ना, कुछ पर्टिकुलर जगह पे होता है, अब विदेश कंपनी आप आ रहे हो, दूसरी बाहर कंपनी है, अब वहां के आप यहाँ का पेटेंट ले रहे हो कि नहीं भाई ये हमने चावल बनाया, ये इसको हम पैदा करते हैं, इसके कहते जीन को हमने ढूंढा है ना। इस तरीके से ये क्या हुआ, बायो पायरेसी यानी कि जैव की चोरी। अभी बेटा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको लेके, जैव विविधता को क्या क्या है। प्रचुर जैव विविधता को खाद्य श्रृंखला बहुत जटिल होती है। जो यहाँ प्रचुर जैव विविधता होगी, जहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी जीवों की ना, बायोडाइवर्सिटी जहाँ बहुत ज्यादा होगी, वहाँ की फूड चेन भी बेटा बहुत डाइवर्स होगी, बहुत जटिल होगी, है ना, क्योंकि वहाँ डिफरेंट डिफरेंट जीव होते हैं, है ना, एक दूसरे सबसे ज्यादा तो खाद्य जाल जो बन जाता है ना, बहुत जटिल हो जाती है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। फिर क्या है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी भूमध्य रेखा के समीप सर्वाधिक तथा ध्रुवीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में न्यूनतम पाई जाती है। बेटा बायोडाइवर्सिटी मध्य भूमध्य रेखा पर क्यों ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पानी बहुत बरसता है, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पानी ज्यादा बरसेगा तो यहाँ क्या कहते हैं वहाँ बहुत ज्यादा फूल पौधे बहुत ज्यादा उत्पन्न होंगे, है ना, नेचुरल रूप से। फिर बहुत ज्यादा होंगे तो जानवर को अच्छा भोजन मिलेगा, जानवर अच्छा भोजन मिलेगा तो यहाँ पे उपजाऊ बहुत होगी, तो चीजें बहुत ज्यादा, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। और क्योंकि ध्रुवीय और रेगिस्तान में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, वहाँ पानी नहीं है, ठीक है ना, बहुत शुष्क मौसम रहता है, तो वहां पे न्यूनतम पाई जाती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना, इसलिए जैव विविधता भूमध्य रेखा के समीप सर्वाधिक और ध्रुवीय मरुस्थल पे न्यूनतम पाई जाती है। आइए, भारत विश्व की 8% जैव विविधता को लिए हुए है, विश्व की जितनी जैव विविधता उसका 8% जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंडिया में, ठीक है, जिसमें कि पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट भारत है ना, पश्चिम घाट मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले, अंडमान निकोबार और हिमालय का क्षेत्र जैव विविधता इसमें बहुत अधिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत है, आपने बेटा ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जहाँ जहाँ पानी की कहते हैं पानी की बरसात बहुत होती है, तो वहाँ जैव विविधता भी बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में। पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट भारत, अंडमान निकोबार और हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता बहुत अधिक है। ओके, तो क्या है, थार मरुस्थल ऊंची अत्यधिक ठंड व शुष्क क्षेत्र में जैव विविधता कम होती है, मैंने बताया ये आपको, ठीक है। अब क्या है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है बेटा, यानी कि इक्वेटर का ही हुआ जो विषुवत रेखा है बीच की है, ठीक है, वहां पर 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म था तो आया हुआ इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए बेटा जो कर्क है यानी कैंसर और मकर कैप्रिकॉर्न रेखा पर विषुवत रेखा से कम जैव विविधता, बेटा ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें बहुत बार मैंने गलत जगहों पर लिखा है कि कर्क और मकर रेखा पे विषुवत रेखा से ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन, इसको समझिए, ये चीज ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पोलर रीजन के पास होता है, जितने ज्यादा विषुवत रेखा से दूर होते जाते हैं जैव विविधता घटती जाती है, जैव विविधता सबसे ज्यादा विषुवत रेखा के आसपास होती है यानी कि इक्वेटर पे, और इक्वेटर तो पोलर रीजन जाने पे यानी विषुवत रेखा से पोलर रीजन पे जाने तक में जैव विविधता
घटती जाती है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, फिर देखिए क्या उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है, अर्थात इक्वेटर पे पोलर रीजन पे जाने पर जैव विविधता घटती है। ठीक है, देखिए वही चीज बात है, उत्तर दक्षिण पे कम पाई जाती है पोलर रीजन पे, और इक्वेटर से पोलर रीजन जाने तक जैव विविधता घटती जाती है। ठीक है, फिर क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। मैंने आपको बताया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पानी वर्षा ज्यादा होती है, उष्ण ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, वहां पे सॉरी जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो बेटा ये आज हमारा आज का चैप्टर था। ठीक है, ये जैव विविधता का पार्ट 1 हुआ है, जिसमें मैंने इतना कंप्लीट करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग करेंगे तो उसमें ये जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जो बेटा इसके ये बचेंगे ना, जैसे कि नेशनल पार्क्स है गए, बर्ड्स हो गए, है ना, क्या कहते हैं सब जो स्थान है ना, नेशनल टाइगर रिजर्व जितने हैं, इनकी बेटा मैं इसमें तो आपको नहीं दूंगा, मैं इस मतलब जब मैं इस चैप्टर को नेक्स्ट उसमें जो कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पे आपको क्या कहते हैं इसमें आपको इसमें लिस्ट देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो आपको बुक में मिल जाएगा। लेकिन मैं कुछ समय बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस बना दूंगा, शॉर्ट ट्रिक वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको रटना ना पड़े, आपको डायरेक्ट वो चीजें याद हो जाए और डायरेक्ट एग्जाम में उसको परफॉर्म करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो इसमें परेशान मत होइएगा कि मैं इसकी लिस्ट है, मुझे क्या किसी ऑफिस में खींचूंगा फोटो, वो उसमें डाल दूंगा इस पीडीएफ में, ये ना, तो वो करने से कोई फायदा नहीं। वो आपको बुक्स में बहुत मिलेंगे, हर छोटी बड़ी बुक में आपको मिल जाता होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको चीज आनी चाहिए, आपका क्वेश्चन सही होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा जय बेटा कि आज हमने ये पहला पार्ट में इतनी चीजें को कंप्लीट किया। ठीक है, और आप लोगों सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली, है ना, अविनाश जी अकेडमी की तरफ से मेरा अविनाश है, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी होली, एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ते भी रहिए। ठीक है, कि यूपी यूपीएससी बहुत पास में आ गया है, यूपी से भले अभी डेट 6 क्या कहते हैं दिसंबर को बोला जा रहा है, लेकिन अदर भी एग्जाम लगे हुए हैं। ठीक है, आर बेटा होगा, बीईओ का होगा, और भी बहुत एग्जाम है, लोअर पीसेस आने वाला है। ठीक है, ये लगातार कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, एंजॉय करिए, होली है मनाइए, सेलिब्रेट करिए, लेकिन पढ़ते भी रहिए। ठीक है दोस्तों, और एक सबसे बड़ी बात बेटा, एनवायरमेंटली ही आप लोग खेलिए, ठीक है ना, गंदे रंगों का यूज मत करिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग एनवायरमेंट को जो गंभीरता है उसको समझेंगे, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर की क्या हालत है आज आप लोग समझ रहे हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैप्पी होली, थैंक यू।